आज हम लोग 12th क्लास का हिस्ट्री का जो है क्लास करेंगे। पिछले क्लास में मैंने सिलेबस के विषय में और 12th के विषय में जो सिलेबस तय किया गया उसके विषय में बताया था। हिस्ट्री कैसे पढ़ें मैंने उसका जिक्र किया था। आज हम लोग जो हिस्ट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर है 12th क्लास का वो है हड़प्पा सभ्यता। मैंने जैसे पिछले क्लास में बताया था कि हिस्ट्री एक बहुत ही मनोरंजक विषय है, बस पढ़ने का तरीका को खाली ठीक करना है। अगर मनोरंजक नहीं लग रहा है तो वो ये कि अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो आज हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के आसपास का जो व्यवस्था था या उसको कैसे अध्ययन किया जाए। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है, मैं इन सभी पॉइंट को आज बताऊंगा और आपसे निवेदन ये है कि आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे। अगर उसमें कोई भी बात जिसको आपको नोट करना है वो वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लेंगे और इसके अलावा जब PDF मैं दूंगा तो उससे आप उसको पूरा ढंग से शेयर कर लेंगे, यानी नोटबुक में पूरा नोट कर लेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। ये जब से ईस्वी शुरू हुई तब से लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी अगर यूं कह दे कि आज से तो लगभग 5000 वर्ष पहले का ये सभ्यता। इसमें थोड़ी बहुत इतिहासकार में मतभेद है 200-500 वर्षों का, कि किन्हीं का कहना है कि यह जो काल था इसका काल 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी के बीच रहा, किन्हीं ने 2800 से 2500 का बीच कहा। तो ये जो 200 से 500 वर्ष के बीच का एक डिफरेंस है, तो इसको अगर हम लोग नज़र से हटा दें तो यूँ मान लें कि अभी से 5000 वर्ष पहले ये सभ्यता थी। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग को पहले ये जानना होगा कि आखिर हम लोग ये जो तय कर पा रहे हैं कि ये 2500 या 2700 ईसा पूर्व से की घटना है, तो ये किस आधार पर तय कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को पहले ये तथ्य को समझना होगा कि पूरा तत्व क्या है। तो पूरा तत्व वास्तव में इसको अगर हम लोग तोड़ के भी समझें कि पूरा और तत्व, तो पूरा तत्व क्या है, इसको अगर हम लोग ध्यान दें तो समझ में आएगा कि पूरा तत्व बहुत ही सर्वसाधारण सरल शब्दों में कि पुराना तत्व, यानी यूँ कह दे कि प्राचीन तत्व। लेकिन वो कैसे? तो जब कभी किसी कारणवश खुदाई होती है ज़मीन की, भूमि की, तो उसके दरमियान कुछ जो प्रमाण मिलते हैं उस पर जो शोध होता है, तो वो जो पदार्थ मिलता है वह मिट्टी का बर्तन हो या कोई हथियार हो या कोई औजार हो या शिलालेख हो या लौह तत्व हो या जो ऐसा लग रहा है कि ये इसका कभी ना कभी कोई इस्तेमाल किया हो, तो उन सभी पदार्थों को पूरा तत्व कहते हैं। फिर ये नहीं कि पृथ्वी के उत्खनन से अगर अयस्क मिलता है, खनिज मिलता है तो वो पूरा तत्व, वो नहीं, बल्कि जो इतिहास को रिप्रेजेंट करता है, जो इतिहास को दिखाता है कि ये अगर दुर्भाग्य, इसको हम और भी ऐसे समझ सकते हैं कि दुर्भाग्यवश अभी एक बहुत ही भयावह भूकंप आ जाए, बहुत ही भयावह, और वह भूकंप का भयावहता इस बात पर हो कि ये पूरा जो व्यवस्था है जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं, जैसे ये संस्थान ही है या अपना मकान है या सड़कें हैं, जो दुकानें हैं, ये सारे जो भी वो क्या हो जाए, भूयोजित हो जाए, सब भूतल में समा जाए और जिसको फिर से निकाला ना जा सके। फिर सभ्यता अपना धीरे धीरे लोग व्यवस्थित होने लगेंगे। यही चीज़ जब खुदाई के उपरांत ये डेस्क बेंच, ये किताबें,
ये लाइट से ये व्यवस्था जो है या घर के बर्तने जो भी है, वो जब सैकड़ों वर्ष बाद, हजारों वर्ष बाद उत्खनन के बाद जो मिलेगा, वही उस समय का पूरा तत्व होगा। जो आज का पूरा तत्व पहले वाला है, वो जैसे आज जो घटना घटेगी, इसका पूरा तत्व अगर 2000, 3000, 5000 वर्ष बाद खुदाई के दरमियान उसमें अवशेष मिले कि हाँ ये देखो ये एक मशीन है, आज जिसको हम मोबाइल कहते हैं, उस समय हो सकता है उसके विषय में कुछ और कहा जाए या फिर उसको डिकोड कर पाए वो उस समय की सभ्यता, तो वो जो होगा वही पूरा तत्व होगा उस समय का। तो आप मेरे विचार से शायद समझ पा रहे होंगे कि पूरा तत्व क्या है। तो पूरा तत्व एक इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। कसौटी इन द सेंस कि मैं अगर हम इतिहास को जानना है, इतिहास को सही पैमाने पे जानना है, तो पूरा तत्व। इसके बाद आते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। इस बीच में हम लोग एक चीज़ और को ध्यान देंगे कि पुरातत्व का जो विज्ञान है, इस पर जो अगर कोई परिभाषा अगर दिया जाए तो क्या कहा जाए कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई पर अतीत लोगों की भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी बहुत सरल कि पुरातत्व वह विज्ञान है जो अतीत काल में जो उनके जीवन शैली थी, जो उनका जीवन क्रियाकलाप था, उसके विषय में जो अध्ययन का स्रोत मिलता है, वो पुरातत्व कहलाता है। तो अब तो हम लोग पूरा स्पष्ट रूप से समझ गए कि पुरातत्व क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खोजा गया, क्या हुआ नहीं हुआ इस पर। तो इसके विषय में 2-4 बातें हैं। सबसे पहले तो चार्ल्स मैसन की बात करें, जो 1826 ईस्वी में इस पर जो है खुदाई के दरमियान उन्होंने एक शोध जो खुदाई हुई 1826 ईस्वी में, इसमें उन्होंने ये तथ्य दिया कि हाँ भाई कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसको हड़प्पा कहा गया। वैसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थी, तो इसीलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आप अगर हड़प्पा सभ्यता के विषय में आगे बढ़ेंगे तो और भी समझ में आएगा कि उससे भी पहले, यानी कि यूँ कह दें कि 1826 में तो चार्ल्स मैसन ने किया, लेकिन 1826 के बाद 56 हो, 73 हो या 1912 हो, ये समय दर समय इसमें खुदाई में परिवर्तन हुआ और इसकी जो स्थितियाँ थी वो परिवर्तित होती रही। लेकिन अगर यूँ कहा जाए कि प्रश्न के रूप में कि भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब हुई, तो ये नहीं होगा कि 1826 ईस्वी में, क्योंकि उस समय खुदाई हुई लेकिन वो अनडिफाइंड रूप में उस पर विशेष काम नहीं हुआ और वो यूँ ही छूट गया। लेकिन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, मतलब उन्होंने इस सभ्यता को नामकरण किया और उन्होंने ये सभ्यता को दुनिया के सामने लाया कि हाँ भाई इस प्रकार की भी कोई एक सभ्यता थी जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये भारत से संस्कृति से, भारत से जुड़ी हुई एक सभ्यता थी। इसमें हड़प्पा नगर का हुआ और जो कि वर्तमान में जो पाकिस्तान में जो पंजाब है, जैसे जिस प्रकार हमारे हिंदुस्तान में पंजाब है, उसी प्रकार पाकिस्तान का भी एक स्टेट पंजाब है, तो वहाँ वो सभ्यता, यानी अगर आज हम लोग उसके विषय में धरातलीय ज्ञान लेना चाहें कि हाँ भाई देखना चाहते हैं कि कहाँ ये खुदाई हुई, ये सभ्यता कहाँ है, तो हम लोग को पाकिस्तान जाना होगा। पाकिस्तान में जो पंजाब राज्य है वहाँ जा कर के देखना होगा, तो वहाँ पर वो मिलेगी। उस समय वो किस नदी के किनारे थी, तो रावी नदी के किनारे थी और वहाँ का जो जिला था उसका नाम क्या था, तो मोंटगोमरी था। तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की, जो कि रावी नदी के किनारे थे और वर्तमान में वो पंजाब जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर है, मतलब वर्तमान पोजीशन उसका वहाँ है और उसके ज़िला का नाम मोंटगोमरी, और इस तरह से दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। अगर हम लोग बात करें कि फिर अगले ही वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई ये पाकिस्तान में ही जो सिंध प्रदेश है वहाँ पर,
जो वर्तमान स्थिति लोकेशन है वो पाकिस्तान के सिंध में। इसकी खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने। और ये चूँकि नाम से ही स्पष्ट है कि सिंध नदी के किनारे, और इसका जो ज़िला है वह लरकाना। फिर से समझेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया और उसके ज़िला का नाम लरकाना था, और ये वर्तमान में सिंध पंजाब में है और सिंध नदी के यानी सिंधु नदी के किनारे। तो ये था मोहनजोदड़ो। वैसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर डेथ के कई प्रमाण मिले हैं, और इस पर जो है फिल्म भी बनी है मोहनजोदड़ो, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। और इसके विषय में अभी भी इतिहासकार एक मत नहीं है कि ये विनाश का मूल कारण जो बताया जा रहा है क्या वह मात्र कारण होगा। तो कहा जाता है कि कभी बाढ़, तो कभी कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप एक्सेट्रा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रामाणिक बाढ़ को माना जाता है कि बाढ़ इस प्रकार आया कि मोहनजोदड़ो को, या यूँ कह दे कि हड़प्पा सभ्यता को निगल गया। तो ये है हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद और भी कई हैं, जैसे कि सुतकोदरा, चनहुदरो, रंगपुर, कालीबंगान, रोपर, लोथल, आलमगीरपुर, देसलपुर, बनवाली, मांडा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये सारा चीज़ है। कुछ भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो आज हम लोग इसके बाद ये भी जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल, तो मैंने पहले भी कहा कि इसके विषय में कई इतिहासकार अलग अलग कहते हैं। जैसे कि सर जॉन मार्शल ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो 3250 ईसा पूर्व से यानी BC से 2750 ईसा पूर्व के बीच का काल था हड़प्पा काल। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व में, ये कहना था सर जॉन मार्शल का। अर्नेस्ट मैके का कहना था 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। इसी प्रकार माधव स्वरूप वत्स 2700 से 2500 ईसा पूर्व। उसके बाद राधा मुकुंद मुखर्जी 3200 से 2750 ईसा पूर्व। R.E.M. व्हीलर ने 2500 से 1750 ईसा पूर्व। डॉक्टर V.A. स्विथ ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व। और कार्बन 14 पद्धति ये कहता है कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ये जो कि R.E.M. व्हीलर का भी कहना है। तो सबसे ज़्यादा अगर इस चीज़ को तथ्यात्मक रूप से अब तक के जो शोध हुआ उसके हिसाब से प्रामाणिकता किया जाए तो सबसे ज़्यादा सटीक ये माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता थी। अब हम लोग बात जब कार्बन 14 पद्धति की आती है तो हम लोग उस पर भी थोड़ा सा बात करें कि कार्बन 14 विधि है क्या। तो कार्बन 14 विधि एक साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक विधि है किसी भी पूरा तत्व की आयु की जानकारी का। मतलब यूँ कह दें कि कार्बन 14 पद्धति क्या है, तो एक वैज्ञानिक विधि, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी भी पूरा तत्व के आयु का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके विषय में कहा जाता है कि जो रसायन शास्त्र थे B.F. लीवी ने 1946 ईस्वी में इस विधि को दिया। इसमें कहा गया कि कार्बन जो है उसके परमाणु संख्या 6 है, लेकिन उसके जो दो द्रव्यमान दिखता है यानी कि 12 और 14, यानी यूँ कह दे कि इसको आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक का अर्थ हो गया कि जब परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसको समस्थानिक कहते हैं। तो उसमें देख रहे हैं कि परमाणु संख्या 6 तो है लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 कार्बन का अलग अलग हो सकता है, एक का 12 तो दूसरा का 14, लेकिन परमाणु संख्या 6 का 6 हो सकता है, दोनों का बराबर। तो इसको आइसोटॉप्स कहते हैं यानी समस्थानिक कहते हैं। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया कि कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है हर जीव के अंतर, यानी हमारे तो सब पेड़ पौधे सभी के अंतर्गत। और जब ये विनाश होता है तो कार्बन 12 स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 जो है वो निरंतर क्षय होने लगता है। कार्बन 12
एज इट इज़ रहा, लेकिन कार्बन 14 का क्षय होना शुरू होता है। तो कार्बन का अर्धकाल माना गया है 5568 प्लस माइनस 30, यानी कि कभी 5568 प्लस 30 या फिर कभी घट जाता है तो माइनस 30, और इतने वर्ष में कार्बन 14 जो है वो आधी रह जाती है। इसी प्रकार इसी आधार पर जो है कार्बन 14 विधि का उपयोग किया जाता है किसी भी वस्तु के ज्ञान के लिए। एक बार फिर से हम समझें कि कार्बन 14 विधि क्या है। तो यह एक रासायनिक वैज्ञानिक विधि है किसी भी पुरातत्व की आयु का निर्धारण का। कैसे? तो कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न 12 तो कभी 14, यानी किसी की 12 तो किसी की 14। तो हम सभी जीव में, पेड़ पौधों में कार्बन जो है 12 और 14 दोनों समान मात्रा में रहती है, लेकिन कार्बन 12 तो स्थिर रहता है मृत्यु के उपरांत भी, लेकिन मृत्यु के बाद कार्बन 14 जो है उत्तरोत्तर घटता जाता है और उसका जो है वैज्ञानिक आधार पर माना गया है कि 5568 प्लस माइनस 30, यानी कि कभी प्लस 30 तो कभी माइनस 30। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो इतने वर्षों बाद कार्बन आधी हो जाती है, यानी 5568 प्लस 30 या 5568 माइनस 30 की जब उम्र क्रॉस होता है तो वह आधी हो जाती है। फिर इसी प्रकार से ये कैलकुलेट किया जाता है और किसी भी पदार्थों का जो है आयु का निर्धारण, पुरातत्व का निर्धारण, आयु का निर्धारण किया जाता है। इसकी खोज B.F. लीवी ने किया था 1946 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोग कार्बन 14 विधि को भी देखें। अगर हम लोग बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की सीमा का, तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की बात करें तो उत्तर में सरायखोला, गुमला घाटी और डाबरकोट, ये सब अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि ये उस समय का स्थिति को दर्शाता है, लेकिन वर्तमान में इसका नामकरण अलग हो गया है। दक्षिण में मालवन, जिसको आज ताप्ती नदी भी कहते हैं, भागवत यानी रावी, इस तरह से समझ सकते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जो है ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम। तो अब समझ रहे हैं कि उत्तर में हो गया, यानी कि ऊपर जो है नक्शा के हिसाब से सरायखोल, गुमला घाटी, डाबरकोट, और दक्षिण में हो गया मालवन, ताप्ती नदी या भागवत या नर्मदा घाटी। पूर्व में हो गया आलमगीरपुर यानी हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिम में हो गया सुतकेडर जो कि मकरान समुद्री तट का है। तो इस तरह से इसके जो है क्या हो गए, चारों सीमाएं। इसके विषय में और भी हम किसी दिन क्लास में बताएंगे। फिलहाल नगर योजना पर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बहुत प्रचलित है हड़प्पा सभ्यता में तो वो है नगर योजना, जिसको आधुनिक नगर योजना से जोड़ करके देखा जाता है। उसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि सड़क, जल, स्नानागार, अन्नागार, ईंट। सड़क उस समय चौड़ी थी और संपूर्ण पर कटा करता था। जल यानी कि जल का जो निकासी था वो आज के हिसाब से, जैसे हम लोग आज कहते हैं कि ड्रेन बनाते हैं, नाला बनाते हैं पानी निकासी के लिए, तो हम लोग आज अपने आप को बहुत विकसित सभ्यता मान रहे हैं, लेकिन ये सोच के सोचें कि हड़प्पा सभ्यता में ये बहुत ही बेहतर स्थिति था, जहाँ पर नाला हुआ करता था, जल निकासी का बहुत ही अच्छा प्रबंधन था। इस पर हम लोग और भी विशेष क्लास लेंगे। स्नानागार तो बहुत विशाल स्नानागार हुआ करता था, जो प्रमाण मिला है। अन्नागार जहाँ पर अन्न जमा होता था, पूरे गांव का या पूरे नगर का अन्न एक जगह जमा होता था, जिसको अन्नागार कहते थे। और उस समय की ईंट भी जो है एक विशेष तरह की पक्की ईंटें होती थी, जिसका अगर बीमा की बात करें तो 51x26x6 सेंटीमीटर का होता था, यानी कि लगभग 51, 26 और 6 के आसपास जो है ईंटें होती थी। कुछ ईंटें का जो है साइज़ थोड़ा सा और भी अलग था, जैसे छोटी होती थी 28x14x6। तो इस तरह से उस समय का जो घर थे पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और बहुत ही बेहतर था। तो यूँ कहते कि आज हम लोग बहुत ही संक्षिप्त में हड़प्पा सभ्यता को देखे हैं। इसको हम अगली क्लास में और भी डिटेल बताएंगे
अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मन में दुविधा हो तो निसंकोच व्हाट्सएप करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और जो भी समस्या हो उसको लिखें। हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं, मनोरंजक तरीके से पढ़ें, ये सोच के पढ़ें कि जब मैं बताता रहूं या आप किताब पढ़ें तो अपने आप को यूँ समझ लें कि आप हड़प्पा सभ्यता में चले गए हैं और फील करें अपने आप को कि भाई किस प्रकार से स्नानागार होगा, अन्नागार होगा, जिस प्रकार आज हमारे यहाँ ईंट है उसी प्रकार से ईंटों से कैसे मकान बनाया जाता होगा, सड़कें कैसे चौड़ी होंगी, निकासी के लिए जल का क्या व्यवस्था। ऐसा माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें इतनी बेहतर बनाई जाती थी कि अगर हवा के एक झोंके आते थे तो सड़क पर जितने भी गंदगी कूड़ा कचरा होता था वो सब साइड हो जाता था। यूँ लगता था कि हवा के झोंके जो है उस सभी गंदगी को एक साइड कर दिया है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी उस समय भी थी। तो ये हम लोगों को दर्शाती है कि हम लोग किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता को देखें और पढ़ें। हम लोग अगले क्लास में इसको बेहतर तरीके से देखेंगे। धन्यवाद।